बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड दिस वीडियो विल स्टार्ट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द ऑप्स। द फर्स्ट वन इज द पेरिनियल टियर। अब इसमें पेरिनियल टियर को आपने आगे इसके कितने ग्रेड्स होते हैं? 4 होते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल टियर आई ओनली जिसके अंदर वेजाइनल एपिथेलियम में सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और अगर मसल इन्वॉल्व होगा तो ग्रेड 2 है, और अगर एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है तो 3। आगे 3 की भी फर्दर टाइप है। अगर सिर्फ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा तो 3A है, और अगर एक्सटर्नल एनल के साथ साथ इंटरनल भी इन्वॉल्व होगा तो 3B है, और उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो दोनों, और साथ में इरेक्टल का मिकोजा होता है वो भी इनमें हो जाता है। और जो ग्रेड 4 होता है ना उसके अंदर टियर होता है वो कंप्लीटली 3-4 दोनों आ जाते हैं, ये कंप्लीट टियर होता है। अब आपने याद रखना है कि जब ग्रेड 1 होगा ना तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? मीडियन एपिजियोटमी करते हैं, ठीक है। और जो बाकी ग्रेड 2-3 है उसके अंदर हम क्या करते हैं? मीडियो लेटरल एपिजियोटमी करते हैं। हम एपिजियोटमी का भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड डिग्री टियर होता है ना उसको तो आप सूचर लगा के, जैसे एपी को आप करते हो सूचर लगाते हो, वैसे ही आपने इसमें भी सूचर लगा देने होते हैं। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ डिग्री टियर होता है ना उसके अंदर आपने ओटी में लेकर जाकर उसे एनेस्थीसिया देना होता है, और फिर पेशेंट को कहना होता है प्रेगनेंसी अवॉइडेड फॉर द 1 ईयर, मिनिमम जो है वो 6 मंथ है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल वो ग्रेड 3 और 4 की उसने 2 टाइम्स हिस्ट्री दे दी है कि उसको लास्ट टाइम टियर्स हुए थे, तो आप फिर सी सेक्शन की तरफ जाओगे। बट इस एपिजियोटमी इसके अंदर हम क्या करते हैं? ये 2 टाइप्स की होती है, मीडियन होती है और मीडियो लेटरल होती है। मोस्टली जो है प्रेफर की जाती है वो मीडियो लेटरल होती है, ठीक है। अब जो मीडियन होती है ना उसके अंदर मोस्टली स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन मीडियो लेटरल में स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, अगर ये थोड़ी एक्सटेंड भी करते हैं हम। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है कि इसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, डिस्पेरोनिया हो सकता है, उसकी हीलिंग भी स्लो होती है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि कौन से मसल्स होते हैं जो कि आपने एपी के अंदर कट नहीं करने होते। एक तो आता है इस्टियो कैवर्नस, इस्टियो कॉक्सीजियस, एनल का स्फिंक्टर और ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है। मसल अटैच इन द मिडलाइन टू द पेरिनियल बॉडी आर कट। ओके, अब इसमें कौन से एपी में कट नहीं करनी? इस्टियो कॉक्सीजियस, कैवर्नस, एनल स्फिंक्टर और ऑब्चुरेटर इंटरनस। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूट्राइन रप्चर। अब यूट्राइन रप्चर की मोस्ट कॉमन कॉज होती है कि पहले उसको कोई ना कोई प्रीवियस स्कार होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइम जो होता है वो कब होता है? ऑब्वियसली ड्यूरिंग द लेबर होगा, इंट्रापार्टम, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है नॉन स्कार यूट्राइन, इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आ सकती है। यूट्राइन रप्चर की अदर कॉजेस के अंदर यूट्रोटॉनिक मोस्ट कॉमन जो है मीसोप्रोस्टोल हो सकता है, यूट्रस की मैलफॉर्मेशन हो सकती है, ग्रैंड मल्टीपेरा हो सकती है। मोस्ट कॉमन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो होता है ना वीबैक का, वो प्रीवियस हिस्ट्री होगी वैजाइनल डिलीवरी की। अब फर्स्ट टाइम इसके अंदर मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ इम्पेंडिंग रप्चर क्या होगा कि इसमें नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, मतलब फर्स्ट उसको टेकिकार्डिया और बाद में ब्रेडिकार्डिया और डिस्ट्रेस की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इसके अंदर हम यही फीचर्स को देखते हैं। उसके बाद हमें इसमें देखना होता है कि यूट्रस अगर तो फॉर एग्जांपल इसका यूट्रस रप्चर हो गया और उसका सिरोजा इंटेक्ट है, अगर सिरोजा इंटेक्ट होगा ना तो आप क्या करते हो? सी सेक्शन करते हो। लेकिन अगर यूट्रस की ऑल लेयर्स रप्चर होंगी तो फिर आप परफॉर्म करोगे लेप्रोटॉमी, और फिर जो भी आपने इमरजेंसी प्रोसीजर करना है वीबी को आउट करना है जो भी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीच डिलीवरी। अब जो ब्रीच डिलीवरी ज़्यादा किसमें होती है? मोस्ट कॉमन इसकी कॉज होती है ना वो प्री टर्म लेबर होगी ब्रीच डिलीवरी में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट ब्रीच की जो होती है वो यूट्रस की मैलफॉर्मेशन हो सकती है, इसकी रिस्क ग्रॉस कंटेंट नॉर्मल का रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो क्या होती है? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अब ब्रीच में क्या होता है कि हेड ऑफ द फीटस इज एक्सटेंडेड, इट इज इंडिकेशन फॉर द सिजेरियन सेक्शन। अब इसमें ना 3 टाइप्स है, फ्रैंक है, फ्लेक्स है और फुटलिंग होती है। अब फुटलिंग में सबसे ज़्यादा कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। और प्रीमी ग्रेविडा में ज़्यादातर फ्रैंक्स होती है, उसमें नी और हिप दोनों पे फ्लेक्शन होती है, और जो फ्लेक्स वाली होती है इसके अंदर क्या होगा कि हिप के ऊपर फ्लेक्शन होगी, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन इसमें फ्लेक्स और कंप्लीट जो है वो मल्टी में होती है, और फ्रैंक ब्रीच जो होती है वो प्राइमरी ग्रेविडा में होती है। ओके, इसमें नेक्स्ट है फुटलिंग के अंदर कॉर्ड प्रोलैप्स आपने याद रखना है। अब इसको आपने एक्सटर्नल सेफेलिक वेजिन क्या होता है? ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है जिसमें आप ब्रीच को डिलीवर करवाते हो। ये ओपीडी प्रोसीजर है नॉट रिक्वायरिंग एनेस्थीसिया एंड द कंटीन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग। इसमें टोकोलिटिक्स हम यूज करते हैं टू रिलैक्स, ठीक है। आरएच नेगेटिव फीमेल है तो आप उसको पहले आईजीजी देते हो, ठीक है। और इसके अलावा इंडिकेशन कब होती है? अगर तो सिंगल जन प्रेगनेंसी में ब्रीच आ गया या फिर सिंगल जन में ट्रांसफर्स लाया। इसके प्री रिक्विजिट हो कि जेस्टेशन 36 से ज़्यादा होनी चाहिए, लाइकर ज़्यादा होना चाहिए, सिंगल जन प्रेगनेंसी होनी चाहिए, और फीटल की हार्ट रेट नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। वजाइनल डिलीवरी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इसकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट के अंदर अगर तो ओलिगोहाइड्रोमेनोज है या फिर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या फिर ट्विन प्रेगनेंसी या फीटल हार्ट रेट ज़्यादा कम है और सीटी, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, यूट्रस के नॉर्मली तो नहीं है, जो भी। और रिलेटिव के अंदर इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। दूसरा कोई भी मदर को अगर लाइक डिजीज़ है या फिर आईयूजीआर है, ओके। और इसका हिस्ट्री है प्रीवियस सी सेक्शन की। ओलिगोहाइड्रोमेनोज रप्चर में ब्रेन ट्विन प्रेगनेंसी, हार्ट रेट कम हो गया, प्रीविया तो नहीं है, यूट्रस एनोमली तो नहीं है। अब इसको आपने कैसे डिलीवर करवाना, तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है। इंटीरियर है, डोर्सो इंटीरियर, डोर्सो पोस्टीरियर। डोर्सो इंटीरियर के अंदर आपने बर्न मार्शल याद रखना है। उसके अंदर देखो पहले हम नीचे फ्लेक्स करें और फिर उसको इसमें ये देखो पहले हम इसको क्या करते हैं नीचे की तरफ और फिर हम ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेंगे। मैलर फ्लेक्शन होती है, शोल्डर ट्रैक्शन में आप क्या कर रहे हो? शोल्डर को ट्रैक कर रहे हो। दूसरा आप पाइपर्स फोर्स यूज कर सकते हो। डोर्सो पोस्टीरियर के अंदर आपने ट्रायंगल में वर्क करना होता है, नीचे हैंड रखेंगे और फिर उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। देन एज अ रिटेन प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा सेपरेशन की मोस्ट कॉमन साइन क्या होते हैं? तो गश ऑफ द ब्लड आएगा पेरिजाइनल, सुप्राप्यूबिक बल्ज आपको देखने को मिलेगा। कॉर्ड की लेंथनिंग हो रही है जो कि सेकंड मोस्ट बेस्ट साइन होता है। दूसरा स्लाइटली जो है ना वो हाइट ऑफ द यूट्रस इंक्रीज होती है। अब इसमें डिलीवरी के फौरन बाद डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। अब इसका शॉर्टेस्ट साइन होता है कि प्लेसेंटा आपको वजाइना में मिल रहा है। इसकी मेथड होती है कैसे सेपरेट? एक तो शर्ट्स मेथड होता है, डंकन शर्ट्स में ये सेंटर से सेपरेट हो जाते हैं और रेट्रोप्लेसेंटा क्लॉट फॉर्मेशन होगी जिससे ब्लीडिंग डिक्रीज होगी। शाइनी फीटल साइड जो है वो आपको नजर आएगी, वो पहले आती है, ठीक है। और डंकन के अंदर पेरिफेरल सेपरेशन होती है, डल मैटरनल साइन कम आउट। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं? अगर तो फॉर एग्जांपल ट्रैप प्लेसेंटा है, अब इसमें आपको ऑलरेडी बताया था एक्रीटा, परक्रीटा और इंक्रीटा। एक्रीटा में ए से अटैच, आई से इंक्रीटा इन्वेड और परक्रीटा से पेनिट्रेट, जो कि पूरा मतलब कंप्लीट इन्वॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अगर तो फॉर एग्जांपल ट्रैप प्लेसेंटा है तो आप इसमें मैनेजमेंट में एम्प्टी ब्लैडर करोगे, यूट्रस को रिलैक्स करोगे। अगर तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है तो फिर आप उसको मैनुअल रिमूवल करते हो और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करोगे आप, ठीक है। अगर तो प्लेसेंटा यूट्रस के साथ अटैच है लेकिन इन्वेड नहीं किया तो साइन प्लेसेंटा सेपरेशन के साइड ऑगिरो से इसको कंट्रोल करोगे, नहीं होता तो फिर फेल हो गया तो फिर मैनुअल रिमूवल करते हो। एक्रीटा है तो फिर आप इसमें क्या करते हो? हिस्टेक्टमी करते हो। अगर फिर भी कॉर्ड ब्रेक हो गई है तो फिर आपने वही मैनुअल रिमूवल करना है, और अगर इससे ये नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करते हो? हिस्टेक्टमी की तरफ चले जाते हो। अब इसमें पोस्टमार्टम हैमरेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पोस्टमार्टम में आपने याद रखना है कि आफ्टर द डिलीवरी जो है वो हैमरेज हो गया पेशेंट को। अगर तो वजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ब्लड लॉस हो रहा है और सी सेक्शन में 1 लीटर से ज़्यादा, तो पीपीएच में पेशेंट चला गया। अब इसको आपने 4 टी से याद रखना है। टी से ट्रॉमा, टी से टिश्यू, टी से टोन और टी से थ्रोम्बन, ठीक है। अब इसमें मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना वो एटोनी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की टोन खत्म हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी पीपीएच जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस आता है। प्राइमरी जो लेस देन 24 आवर में होगा उसकी मोस्ट कॉमन कॉज एटोनिक होती है, लेकिन सेकेंडरी पीपीएच जो होता है वो 24 आवर से 12 वीक से होता
होता है और ये कब होता है प्लेसेंटा रिटेन होगा। अब इसको कैसे मैनेज करते हैं? रिसैचुरेशन वगैरह में आपने 2 लार्ज बोर आईवी कैनुला लगाते हो, इसमें ब्लड टेस्ट आपने ब्लड ग्रुपिंग, आरएस ग्रुपिंग, कोएगुलेशन प्रोफाइल, फिब्रिनोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, ठीक है, यूरिन आउटपुट जो है वो मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। अब इसमें आपने एब्डोमिनल और एग्जामिनेशन करनी है, यूट्रस को मसाज करना है, जब मसाज करते हो तो उसकी टोन खुद ब खुद बढ़ जाती है और वजाइनल एग्जामिनेशन करोगे कोई मेम्ब्रेन तो नहीं है। अब एटॉनिक पीपीएच को आप कैसे डायग्नोज कैसे कंफर्म करते हो? आपने इसको बाय मैनुअल कंप्रेशन देनी होती है, ठीक है, फिर आप ऑक्सीटोसिन के यूनिट्स पूछे जाते हैं 20 इंटरनेशनल यूनिट 500 नॉर्मल लाइन में लगा के आप लगाते हो, आपने टोन को बढ़ाना है ना, इसकी एटोनी होगी मतलब टोन कम होगी। यूट्रोटोनिक की कार्बोप्रोस्टोल 250 माइक्रोग्राम दे सकते हैं, मैक्सिमम की 8 डोजेस दे देंगे 2 मिलीग्राम, ठीक है, और मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप ट्राइनिक्सामिक एसिड दे सकते हो, ठीक है। अगर फर्दर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो आप मैकेनिकल कंप्रेशन में बैलून कैथेटर पास करोगे, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 500 रखते हो। कंप्रेशन सूचर के अंदर मोस्ट कॉमन जो होता है वो बेलेन सूचर लगाते हैं, ये मैं गंशाला भी लिखा हुआ है। अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू है तो आप डीवास्कुलाइजेशन में यूट्राइन आर्टरी करते हो, फिर ओवेरियन आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरिटेरिक इंजरी होती है ये 2 सेंटीमीटर लेटरल टू इंटरनल होती है। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि जो वाटर अंडर द ब्रिज मतलब यूरिटर जो होता है वो आर्टरी की पोस्टीरियर साइड पर होता है, ठीक है, ठीक, आर्टरी ऊपर होगी और जो है यूरिटर जो है वो नीचे होगा, इसको वाटर अंडर द ब्रिज से याद है, ये एमसीक्यू आता है। ब्लीडिंग अगर फर्दर कंटिन्यू तो आप बाइटरी देखोगे, अगर तो स्टेबल है तो फिर आप इंटरनल आइलिक आर्टरी को करोगे, और अगर अनस्टेबल है तो फिर सबटोटल हिस्टेक्टमी करेंगे। अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू है तो फिर आप क्या करोगे? सबटोटल हिस्टेक्टमी करते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।